आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। आज गुलिस्तान न्यूज़ स्टूडियो में मेरे साथ इस मॉर्निंग नशरियात में साथ है खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। सामीन नाज़रीन, आज की अहम तरीन नशरियात में जहां हम बात ज़रूर जम्मू कश्मीर से शुरुआत करेंगे। आपको बताएंगे कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो डेवलप हो रही है वो क्या है। सरहद पार से भी एक खबर आपको बताएंगे। फिर दिल्ली की सूरत हाल क्या कुछ है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और तीसरे पड़ाव पर जब आप आएंगे तो आप और हम बराह रास्त बात करेंगे, यानी हस्बे वादा आपके सामने 9:40 से हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी। कुछ फ़ोन कॉल्स को ज्वाइन करवाएंगे। आपकी आरा, आपकी प्रोग्राम के बारे में बातचीत और आपके मसाइल जो है वो हुकूमत तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। 10 बजे तक सुबह ये प्रोग्राम आपके साथ रहेगा। इस उम्मीद के साथ टीवी पर आप हमें देख ही रहे हैं, आप फटाफट से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे ताकि दुनिया भर तक सूरत हाल जो जम्मू कश्मीर की है वो जा सके और उस मंसूबे को नाकाम बनाया जाए जो जम्मू कश्मीर के तई गलत प्रोपेगेंडा हमेशा किया जा रहा है। तो फिलहाल खबरों की शुरुआत पर आने से पहले ज़रा माजी की याद को भी ताज़ा करते हैं और क्या कुछ माजी में आज का दिन कह चुका है, सबक पढ़ाएंगे हमें आसिफ रशीद। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का आगाज तय फॉर्मेट के मुताबिक करेंगे और सबसे पहले बात हिस्ट्री ऑफ द डे की। आज हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है वो ज़रा आपको बताते हैं। और शुरुआत यानी आज 8 दिसंबर है और 2009 में पाकिस्तान के शहर मुल्तान में आज ही के दिन ISI के दफ्तर के बाहर धमाका हुआ जिसमें 9 लोगों की जान गई थी, 47 अफराद जख्मी हुए थे। 1886 में आज ही के दिन अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर का क़याम अमल में लाया गया। 1941 में आज ही के दिन जहां पर पर्ल हार्बर पर हमले के फौरन बाद जापान ने हांगकांग चीन पर कब्जा किया था। और आज ही का दिन था जब 1941 में एक तरफ जहां पर जापान ने हांगकांग पर कब्जा किया था तो चीन ने ऑफिशियली जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। 8 दिसंबर 1976 को आज ही के दिन अमेरिका ने न्यूवाडा में एटमी तजर्बा किया था और यह दूसरा इस तरह का तजर्बा अमेरिका की जानिब से था जो कामयाब भी काफी हद तक करार दिया गया था। जर्मनी और अमेरिका के दरमियान 1923 में दोस्ती का मुआहिदा आज के दिन तय पाया था। और हिंदुस्तान के लिए आज का दिन इसलिए भी अहम है चूंकि अजीम आज़ादी पसंद रहनुमा तेज बहादुर सुप्रो 1875 में आज पैदा हुए। उनकी यौम पैदाइश पर प्रोग्राम हो रहे हैं। और आज ही के दिन अदाकार धर्मेंद्र 1935 में पैदा हुए थे, इनका भी आज बर्थडे है। चलिए जी, ये तो थी जनाब याद माजी, लेकिन आते हैं अभी तक की सबसे बड़ी खबर की। और सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो आ रही है जनाब साउथ कश्मीर से, क्योंकि साउथ कश्मीर का शुपिया इलाका आज एक बार फिर इस वक्त सुर्खियों में है। और ख़बर यह है कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को मुश्तरका इत्तला मिली थी कि मिलिटेंटों की मौजूदगी है इलाके के अंदर, जिसके बाद एक वसी इलाके को कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में लिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इलाके के अंदर मिलिटेंटों की छुपे होने की जो इत्तला थी वो सही पाई गई। और एनकाउंटर इस इलाके के अंदर जो छोलान इलाका है शुपिया का, वहाँ पर इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जो खबरें सामने आ रही है वो यही आ रही है कि आर्मी, पुलिस और CRPF ने मुश्तरका तौर पर चके छोलान इलाका जो है उसको कॉर्डन में लिया था। सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है और ये सर्च ऑपरेशन उस वक्त शुरू किया गया जब मुसद्दिका इत्तला थी कि वहाँ पर मिलिटेंट जो है वो छुपे बैठे हैं और उन मिलिटेंटों की तलाश के लिए ये पूरा ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिस दौरान गोली चलने की भी आवाज़ जो है वो इस इलाके के अंदर सुनाई दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है वो यही आ रही है कि शुपिया का इलाका है चाकी छोलान, जहाँ पर इस वक्त मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच झड़प शुरू हुई। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 2 या 3 मिलिटेंट इस पूरे इलाके के अंदर छुपे हो सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त ज़िला शुपिया से थोड़ी देर पहले के विजुअल्स शुपिया से जो हमें मिले हमारे नुमाइंदे के ज़रिए से। और इस वक्त की बड़ी खबर कि सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके के अंदर शुरू कर दिया गया और एडिशनल डिप्लॉयमेंट भी आसपास के इलाकों के अंदर कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज इस वक्त कार्रवाई में मसरूफ हैं। शाह इरशाद हमारे नुमाइंदे शोपियां से हमारे साथ हैं। इरशाद, क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं?
बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बता दूं, आज सुबह तकरीबन 7 बजे फौज को एक मुसद्दे की तला मिली है कि चकचलन गांव में कुछ मिलिटेंट है। तो अगर हम बात करें कि फौज ने इस गांव को अपने महाशय में लेकर तलाशी अभियान चलाया, तभी जाके जो है मिलिटेंट में पहला फायर जो कि फिर फौज के ऊपर खोला, जो कि फिर एनकाउंटर में चेंज हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इस एनकाउंटर में अभी जो है ये बताया जा रहा है 3 मिलिटेंट जो है किसी मकान में छुपे हैं और जो है वो फौज के ऊपर लगातार जो है फायरिंग करते हैं। मैं आपको बता दूं कि फौज ने इस गाँव को जुमरी पुलिस के साथ साथ जो है पूरे गांव को जो है अपने हाथे में लेकर जो है ऑपरेशन अभी वो जारी है। मैं आपको बता दूं कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी इसको भी जो है सील कर दिया गया है। जी आगे जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ऑपरेशन पहले से मुसद्दे का इत्ला मिलने के बाद शुरू किया गया था, तो क्या इस एरिया के अंदर सिविलियन भी होंगे, उन्हें बाहर निकालकर ऑपरेशन किया गया या फिर किसी तरह की कोशिशें फोर्सेस की जानिब से जारी हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं, अगर हम बात करें जो ही फोर्सेस के ऊपर पहला फायर खोला है मिलिटेंट ने, इसके फौरन बाद जो है जम्मू कश्मीर के साथ साथ सीआरपीएफ और उन्हें जो है पहले जो उनके आसपास जो उसके मकान के आसपास जो सिविलियन है और घर वाले, उनको पहले जो है सेफ जगह पे रखा गया और उसके बाद जो है फिर कोई कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कोशिश। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया है बिल्कुल शोपियान हेडक्वार्टर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर चकचलन जो गाँव है। अगर हम बात करें 2016 से अभी तक जो है ये मिलिटेंसी के हवाले से वायलेंट रहा है और ये एरिया बिल्कुल रिहायशी एरिया है। मैं आपको बता दूं कि 30 किलोमीटर दूर शोपियान से शोपियान हेडक्वार्टर से। ऑपरेशन का मकाम क्या कोई जंगली एरिया है? 20 किलोमीटर आप दूरी बता रहे हैं, या फिर किसी तरह का कोई आबादी वाला एरिया है जहां पर ऑपरेशन इस समय चल रहा है? मैं आपको बता दूं कि अगर मैं बताऊं कि जो एरिया है चकचलन एरिया है, रिहायशी एरिया है, शोपियान हेडक्वार्टर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। शोपियान ये रिहायशी एरिया है। ये जो मिलिटेंट छुपे हैं बिल्कुल एक मकान में छुपे हैं, क्योंकि लगातार जो है फौज के ऊपर फायरिंग करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यही बताया जा रहा है 3 मिलिटेंट इसमें छुपे हो सकते और भी खर्चा जताया जा रहा है और भी मिलिटेंट इस गाँव में हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ इरशाद ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए कि इस वक्त ऑपरेशन जो है वो इस इलाके के अंदर जारी है। शोपियां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से चंद किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है जहां पर इस वक्त ये ऑपरेशन जारी है और लगातार सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को इत्तला मिली थी कि यहां पर 2 से 3 मिलिटेंट छुपे बैठे हैं और उनकी तलाश के लिए जो ही कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और एडवांस पार्टी जो ही उस मकान की ओर पहुंची जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे थे तो वहां से फायर किया गया है, जिसका जवाब दिया गया है और ऑफिशियली अब कंफर्म किया गया है। अब तस्दीक इस बात की हुई है कि इस इलाके के अंदर इस वक्त झड़प जो है वो शुरू हो गई है और दोनों तरफें से गोलियों की आवाज़ बहुत देर तक सुनाई दी गई थी। अब हल्के से कुछ देर के लिए कुछ वक्फे से गोलियों की आवाज़ जो है वो थम चुकी है, लेकिन एडिशनल डिप्लॉयमेंट जो है वो इस पूरे इलाके के आसपास जो है वो लगा दी गई थी। ये तो थी बात जनाब ज़िला शोपियां की आसिफ, जहां पर इनकाउंटर हुआ था। अब ज़रा बढ़ते हैं जी आगे और बात ज़रा सरहद पार की करते हैं और सरहद पार बात पाकिस्तान की करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा साहब एक बार फिर आज सुर्खियों के अंदर है और सुर्खियों की वजह उनकी ख़त किताबत है, क्योंकि माना जा रहा है कि उनकी तरफ से एक बार फिर खत लिखा गया है अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल को और सलामती काउंसिल के मुख्तलिफ अरकान को, जिसमें मौजूदा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया गया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सरबराह को एक खत लिखा गया है जिसमें कहा गया कि भारत के साथ उनने हमेशा हर सतह पर बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार न सिर्फ किया बल्कि वो ख्वाह हैं और इसके लिए वो कोशिशें जारी हुए हैं। लेकिन 5 अगस्त 2019 के फैसले पर एक बार फिर एतराज़ जाहिर करते हुए पाकिस्तान ने भारत के इस फैसले को गैर आईनी करार देते हुए वापस लेने की मांग की और शाह महमूद कुरैशी जिनने ये खत सिक्योरिटी काउंसिल के नाम लिखा है उसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त किसी तरह की कदगने 5 अगस्त 2019 के बाद या जो सूरत हाल रही है मुकम्मल तौर पर जो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस थी उनको एक तरह से तब्दील करने की कोशिश हुई है, उसको फौरी तौर पर भारत सरकारी सतह पर वापस ले और इससे मजीद बेहतरी के इम्कानात उन ताल्लुकात में भी हैं जो काफ़ी वक्त से ताअत्तुल का भी शिकार हैं। आपको याद होगा कि शाह महमूद जो है वो लगातार चिट्ठियाँ लिख रहे हैं 5 अगस्त सन 2019 के बाद और एक बार फिर उनके 2 खत जो है वो सामने आए हैं। एक खत
सलामती काउंसिल के नाम और दूसरा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नाम खत लिखा गया है, जिसमें मौजूदा सूरत हाल जो जम्मू कश्मीर की है उस पर तशवीश का इजहार किया गया है। और भारत की तरफ से जो फैसला 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर लिया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर को हासिल खसूसी इख्तियारात को ख़त्म करके उसे मुकम्मल तौर पर ज़म कर दिया गया है भारत के अंदर, तो उस पर शदीद बरहमी और नाराज़गी और इख्तिलाफात का इजहार जो है वो शेख महमूद कुरैशी की तरफ से किया गया। और कहा गया इस खत के अंदर कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक भारत इस तरीके की कार्रवाई जो है वो नहीं कर सकता, और इसके रद्द-ए-अमल में भारत सरकार की तरफ से अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा गया था पहले ही इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ये उनका अंदरूनी मामला है और किसी भी खारजी मुल्क को, किसी भी बाहर की ताकत को जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरफेयर करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। 370 और 35A का मामला भारत का अंदरूनी मामला है। पार्लियामेंट से तस्दीक होने के बाद इसका इतला किया गया है और जम्मू कश्मीर की अवाम ने इस फैसले को कहीं ना कहीं सराहा भी है और मिला जुला रद्द-ए-अमल जो है वो वहाँ से सामने आया। तो ये बातें जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहले ही पहुँचा दी गई थी और एक बार फिर खत किताबत की वजह से इस वक्त जम्मू कश्मीर जो है एक बड़ी खबर के तौर पर दुनिया के अंदर देखने को मिल रहा है। अब जब मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ तो इस खबर के हवाले से अब वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर कुछ और अखबारों को जब आप खंगालेंगे तो आपको ये खबर कहीं ना कहीं इनर पेज पर ज़रूर मिलेगी। शेख महमूद कुरैशी का फ़ोटो और उस खत के चंद चीज़ें जो है वो उन अखबारों के अंदर जीनत जो है वो बनी हुई है। बढ़ते हैं जी आगे। बात ज़रा जम्मू कश्मीर की चल रही है, हालात की चल रही है, तो हालात की अक्कासी पार्लियामेंट के अंदर भी की गई है और पार्लियामेंट के अंदर जो अक्कासी की गई है उसमें कहा गया कि जनाब माजी के मुकाबले में 5 अगस्त 2019 के बाद हालात बतदरीज बेहतर हुए हैं। इन मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयों में कामयाबियां भी मिली हैं, लेकिन जो शहरी हिलाकतें हैं उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इजाफा पिछले 5 सालों के मुकाबले में हुआ है। जम्मू कश्मीर को लेकर एदाद शुमार मरकज़ी वजारत दाखिला की तरफ से ऐवान के अंदर रखे गए और कहा गया कि 370 के इख्तिताम के बाद माहाना आर्मी को जो नुकसान होता था, यानी जो किलिंग्स होती थी, वो काफ़ी कम हुई है, लेकिन सिविलियन कैजुअल्टियाँ बढ़ी हैं। मई 2014 से 5 अगस्त 2019 का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया कि जब भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर को खुसूसी स्टेटस बहाल रखा गया था 2014 से 2019 तक, इन महीनों के अंदर तकरीबन 177 सिविलियन जो है वो मारे गए थे अर्थवाइल स्टेट जम्मू कश्मीर, यानी जिसमें लद्दाख को भी शामिल था, क्योंकि 5 अगस्त तक लद्दाख हिस्सा था जम्मू कश्मीर का। अब जो डाटा वजारत दाखिला की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर रखा गया है उसमें ये कहा गया है, और यही डाटा जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर एजेंसीज के जो रिकॉर्ड्स हैं खंगालने के बाद मिलता है। यूटी के अंदर कमोबेश 3.2 यानी 3.2 कैजुअल्टी रेट रही जी सिंस 5 अगस्त 2019 के। और टेरर अटैक्स अगर आप इसको कंपेयर करेंगे माजी के अंदर पिछले 5 साल के दौरान तो आपको ये कम दिखेंगे, और ये दैट इज़ 2.8% के आसपास है। ये फिगर्स ऑफिशियली कन्वे किए गए हैं जी, कहाँ पर? पार्लियामेंट के अंदर। और फिर ये भी कहा गया कि जनाब जब आप इंसिडेंट वाइज देखेंगे तो साल 2019 में 255 टेरर इंसिडेंट्स हुए थे और साल 2020 में 244 इंसिडेंट्स हुए हैं। और जो फिगर्स हुए हैं जी वो जो सामने आ रहे हैं, जिन्होंने सरहद बॉर्डर्स पर जो इंसिडेंट्स हुए और दीगर चीज़ें हुए हैं, उसमें काफ़ी कमी जो है वो पिछले 2 महीनों के अंदर देखने को मिली है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला की तरफ से और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद रॉय की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि सिविलियन कैजुअल्टियों में इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो इंटेलिजेंस गैदरिंग की है उस गैदरिंग का ये फ़ायदा हुआ है कि एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन चलाने के दौरान कैजुअल्टियाँ सिविलियनों की बहुत कम हुई एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, और बड़े कमांडरों को मारने में आर्मी
पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मदद मिली है। तो कुल मिलाकर जो खाका खींचा गया वो ये कहा गया कि जब आप 2014 से 2019 तक का फिगर ले लीजिए और 2019 के बाद 2021 तक का भी फिगर ले लीजिए, आपको खुद समझ आएगा कि कब क्या हो रहा था, कितनी कैजुअल्टियाँ एस्टैब्लिशमेंट के लोगों को हो रही थी, कितनी कैजुअल्टियाँ सिविल को हो रही थी, और अब कितनी कैजुअल्टियाँ एस्टैब्लिशमेंट को हो रही है और कितनी कैजुअल्टियाँ सिविल को हो रही है। ये कंपैरिजन दिया गया है जनाब पार्लियामेंट के अंदर, और ये साफ कर दिया गया है कि हालात जिस तरीके से पेंट करने की कोशिश की जा रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सूरत हाल मामूल पर है और हर बीते दिन के साथ बेहतरी की ओर जम्मू कश्मीर जा रहा है। दावा पेश किया है दाखिला वजीर ने पार्लियामेंट के अंदर। बिल्कुल, वजारत दाखिला की बात हो रही है तो इसके साथ साथ एक और खबर आपको बताते हैं, जहां पर पिछले 63 महीनों के दौरान 177 लोगों की 177 शहरियों की हलाकतें हुई हैं। वजारत दाखिला ने एक हफ्ते में सारे ये जवाब दिए हैं, लेकिन हदबंदी के हवाले से भी कल एक सवाल के जवाब में वजारत दाखिला की तरफ से कुछ चीज़ें साफ की गई। एक तो ये कि मुतल्लिकीन से वसी मुशावरत की गई, यानी स्टेक होल्डर्स के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर कमीशन ने जाकर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और कई लोगों से मुलाकातें हुई, उनसे वसी मुशावरत हुई। अहम बात यह है कि असेंबली और पार्लिमानी नशिस्तों का जो तयन होना है, असर नो इनको तब्दील किया जाना है। हदबंदी कमीशन बहुत जल्द अपना काम मुकम्मल करेगा, इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। वजारत दाखिला की जानिब से जवाब दिया गया। नित्यानंद राय जो कि सरकार की जानिब से एक सवाल का जवाब देते हुए ये कहते नजर आए कि अगरचे कोशिशें तमाम हो रही हैं, लेकिन उन्होंने ये साफ नहीं किया कि इसके लिए कोई मुकर्रर मुद्दत है, कोई तय डेडलाइन है, यानी मार्च तक कंप्लीट होगा, अप्रैल या मई में होगा। लेकिन ये जरूर साफ कर दिया गया कि तमाम लोगों के साथ बात हुई है, स्टेक होल्डर्स के साथ, और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा किरदार डिप्टी कमिश्नर्स का है, उनसे भी डिटेल्स लेने के बाद, मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने के बाद इस पर अहम पेशरफ्त हुई है। बहुत जल्द इस पर रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। जी बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि वजीर दाखिला साहब से सवाल पूछा गया। कायदा ये था कि सवाल पूछना चाहिए था जम्मू कश्मीर का एमपी, लेकिन पूछा किसी और एमपी ने है। लेकिन जितने भी सवालों के जवाब आए ये किसी और एमपी की तरफ से पूछे गए और जम्मू कश्मीर के एमपी ने कुछ और सवाल पूछे, लॉ एंड ऑर्डर और इस तरीके के सवाल बहुत कम पूछे। बहरहाल अब जो सवाल का जवाब दिया गया वजीर दाखिला की तरफ से, उन्होंने कहा कि एज अर्ली एज पॉसिबल, ये जो कोट करके मैं एज अर्ली एज पॉसिबल बता रहा हूं, तो सियासी पंडितों ने इसी चीज को उठाते हुए एक बड़ी खबर बना दी। और सियासी पंडितों का मानना है कि जनाब वजीर दाखिला साहब ने जो बयान दिया है, मरकजी वजीर दाखिला ने जो बयान दिया है कि एज अर्ली एज पॉसिबल का मतलब ये है कि जो डेडलाइन तय की गई थी 6 मार्च की, शायद इससे तजावुज कर जाएगी, ये ऊपर और चली जाएगी और एक्सटेंशन मिल सकता है। दिल्ली के अंदर सियासी पंडित इस तरीके की बात मान रहे हैं और सियासी माहिरीन का मानना है कि जनाब ये इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ताकि एक बेस बनाई जाए, अगर कोई सवाल आता है तो कहा जाएगा कि पार्लियामेंट के अंदर इस सवाल का जवाब पहले ही दिया गया था। लेकिन जो बावसूख ज़रा है हमारे, चाहे वो बीजेपी के अंदर है या बीजेपी के बाहर है, उनका मानना है कि शायद मज़ीद वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव के अंदर लग सकता है। अब उसकी क्या वजूहत है? पहले 5 रियासतें, यहाँ पर चुनाव होना है, यहाँ पर फारिग होने के बाद हदबंदी पर तवज्जो मरकूज हो जाएगी कि किस तरीके की बनी है, क्या कुछ हो रहा है, वो भी एक कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन अभी तक हदबंदी कमीशन ने जो एसोसिएट मेंबर्स के साथ राब्ता करना था, क्योंकि गुज़श्ता दिनों हमें खबर ये थी कि जनाब 80 से 90% काम तो मुकम्मल हो गया और बहुत जल्द एसोसिएट मेंबर्स को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लेकिन तब से जिस दिन वो खबर हमने की थी और कल रात देर गए तक लगातार एसोसिएट मेंबर्स के साथ हमारी बात हुई है। एसोसिएट मेंबर का मतलब वो जिनसे कमीशन का रुकन बनाया गया, मेंबर बनाया गया था, जिनमें फारूक अब्दुल्ला है, जिनमें हसनैन मसूदी है, जिसमें श्रीनगर के और एक एमपी नॉर्थ कश्मीर के है, फिर जम्मू के हमारे दोनों एमपीज है। तो उनसे जब रब्ता किया गया, उन्होंने कहा कि जनाब अभी तक हदबंदी कमीशन ने रात देर गए तक कोई भी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन उनके साथ नहीं खोला था और उन्हें इस बारे में कोई भी इतला नहीं है कि रिपोर्ट कब उन्हें दी जाएगी पढ़ने के लिए और वो अपना फीडबैक देंगे। तो ये जब पार्लियामेंट के अंदर बयान आया कि एज सून एज पॉसिबल, बजाय ये कि वो ये कहते हैं कि जनाब 6 की जो तारीख है, 6 मार्च की जो तारीख है, उससे पहले रिपोर्ट टेबल की जाएगी। उन्होंने कहा एज सून एज पॉसिबल, लगता है कि शायद कुछ और वक्त इसमें लगेगा और यही वजह है कि सियासी पार्टियों ने भी इस पूरे बयान पर बरहमी का इजहार किया है। नेशनल बीजेपी को अगर आप माइनस करेंगे, रेस्ट ऑफ द पार्टीज ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर के रिएक्शंस को जब आप देखेंगे तो उन्होंने इस बयान को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया है। ये तो थी बात जनाब पार्लियामेंट की। बढ़ते हैं जी आगे, जरा आपको बताते हैं सियासी महाज पर भी बयानात का सिलसिला जारी है। दिल्ली से लेकर
जम्मू तक बयान दिए गए और बयान दिए हैं 2 साबिक वज़राए आला ने। पहला बयान महबूबा मुफ्ती का आपके सामने, जहां पर उन्होंने दिल्ली के अंदर ऐलान किया कि वो जाती तौर चुनाव तब तक नहीं लड़ेंगी, इंतखाबात में तब तक हिस्सा नहीं लेंगी जब तक दफा 370 की बहाली ना हो। गोडसे का हिंदुस्तान या कश्मीर किसी भी कीमत पर कबूल नहीं। दिल्ली के अंदर खवातीन की एक एसोसिएशन के साथ मुलाकात के दौरान और उसके बाद मीडिया के नुमाइंदों के सवालात के जवाब भी उन्होंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिए। एक तरफ महबूबा मुफ्ती दिल्ली के अंदर, तो जम्मू के अंदर मोर्चा संभाला था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, जो पार्टी के दफ्तर में पार्टी कारकुनान से सांबा और कठुआ जोन के जो पार्टी वर्कर्स हैं उनके कन्वेंशन से खिताब के दौरान ताबड़तोड़ हमले उन्होंने मरकजी हुकूमत पर किए और इल्जामात भी काफी ज्यादा। किसान तहरीक से लेकर जम्मू कश्मीर के मुतालिक फैसले हों या पिछले 2-2.5 सालों का इक्तदार हो मरकजी सरकार का और जम्मू कश्मीर के अंदर सारा निजाम चला हो, उस पर भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सरकार की पॉलिसीज को हद से तनकीद बनाते हुए कहा कि दबाव में लाकर कुछ भी फैसला कर लिया जाता है, लेकिन जमीन पर इसके असरात क्या होंगे ये हुकूमत कभी नहीं सोचती। और यही नतीजा किसानों के मुतालिक बिल लाने का हुआ या फिर 5 अगस्त को लाया गया, बिना किसी डिस्कशन के तमाम चीजें की गई। लेकिन इससे भी बड़ा उनका इल्जाम ये था कि कश्मीर तो कश्मीर, जम्मू को भी बर्बाद करने पर बीजेपी आज के वक्त में इशफाक तुली हुई है। चलिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जरा सुनते हैं फटाफट से, उसके बाद जरा महबूबा मुफ्ती की भी बात आपको बताएंगे, क्योंकि महबूबा मुफ्ती दिल्ली के अंदर थी और कल प्रेस क्लब के अंदर उन्होंने 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई है। क्योंकि आपने बिल पास करने हैं, वो पास नहीं होंगे क्योंकि आपके कम नंबर हैं, इसलिए उनको पिछली पार्लियामेंट सेशन में जो आपने किया उस पर निकाला। ये डेमोक्रेसी अफसोस। अल्लाह करे कि वो वक्त आए कि ये इधर बैठे और हम इनको डेमोक्रेसी दिखाए कि हम आपको सुनना चाहते हैं और आप बोलिए जो बोलना चाहते हैं। और लोहिया साहब ऐसे ऐसे हमले उन पे करते थे, जवाहरलाल खामोशी से सुन। ये था कैरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मादाए बर्दाश्त जिसे हम कहते हैं, एबल टू लिसन। आज वो एबल टू लिसन जो है गायब। यहां लोगों को खुशियां वापस दो, आपने वादा किया था हमसे वजीर आजम, याद करिए, आपने कहा था दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी हम दूर करेंगे। मुझे बताइए 24 जून से आज तक कौन सी दूरी आपने दूर की और कौन सा दिल से आपने। मुफ्ती दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, सेलिब्रेट की, तो मुझे याद आया जब वाजपेयी जी थे तो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, तो इंडिया के लोग दे वर चीयरिंग फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी पीपल वर चीयरिंग फॉर इंडिया। और तब मुशर्रफ भी आए थे, उन्होंने धोनी को बड़ा कंग्रेचुलेट वगैरह किया था। दैट वाज आल्सो टाइम। तो आज तो कहीं आगरा में बच्चों ने सेलिब्रेट किया या चीयरिंग की और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो वहां के जो कॉलेज की जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने भी कहा, पर आज कोई वकील उनका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे गांधी का इंडिया गोडसे का इंडिया बनते जा रहा है और हम लोग तमाशा देख रहे हैं। खासकर जो हमारे बड़े पिलर्स हैं, मीडिया एंड जुडिशरी, जो उनकी ड्यूटी है, जो उनको अकाउंटेबल बनाना चाहिए इस कॉलोनियल माइंडसेट को, इस कॉलोनियल सरकार को, वो नहीं कर पा रहे। एज आई सेड अर्लियर, जम्मू कश्मीर हैज बिकम अ लेबोरेटरी। एक गोडसे नौजवानों की हो रही थी, खेल की हो रही थी, आपको जरा आगरा भी लिए चलेंगे, क्योंकि आगरा की अदालत से 3 तलबा को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है और 20 दिसंबर तक उनके रिमांड में तौसी कर दी गई है। तलबा पर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने का इल्जाम, 24 तारीख को जो मैच भारत पाकिस्तान का हुआ था और उसके बाद, और इस मामले पर अगली समाअत 10 तारीख को होगी और ये भी तय होगा कि क्या इसको मथुरा की अदालत से दूसरी जगह केस को शिफ्ट किया जाएगा या नहीं। चूंकि वकला की तरफ से जो वकील तलबा की जानिब से खड़े हुए थे उनने ये भी मांग की थी। दूसरी बात ये कि फिलहाल किसी किस्म की राहत नहीं है, जुडिशियल रिमांड जो है वो 20 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। और इन्हीं तलबा का मामला महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली में भी उठाया था कि उनकी रिहाई के हवाले से सरकार फौरी तौर इकदाम करें। वो बेगुनाह है, सिर्फ इल्जामात उन पर हैं, जबकि वीडियोस कई इलाकों से वायरल हुए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा। लेकिन उसके कुछ घंटों के बाद ही आगरा की अदालत ने भी तीनों कश्मीरी तलबा पर फैसला सुना दिया। चलिए जी, ये तो बात थी जनाब तलबा की। जरा बात करते हैं जम्मू कश्मीर के एक और जाविये की। और आपको याद है
कि जम्मू कश्मीर इंतहाई हाइपर सेंसिटिव जोन के अंदर है। जब मैं हाइपर सेंसिटिव जोन बताता हूं तो इसको ज़रा ना पॉलिटिकली देखिए और ना ही मिलिट्री आई से देखिए, बल्कि नेचर की आई से जब आप देखेंगे तो हम सिस्मिक जोन के अंदर है। हम उस जोन के अंदर आते हैं जहां पर भूकंप, भूचाल आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा आशंकाएं लगाई जा रही है, और जब ये आना है तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। इस तरीके की बातें माहिरीन की तरफ से माजी में भी कही गई है और जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं वो भी सामने बता रही हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने माजी में सबक सीखकर कुछ आगे बढ़ने की कोशिश की थी। साल गुजरे, एक फाइल दूसरे फाइल तक जाने में, एक टेबल से दूसरे टेबल तक फाइल जाने में साल लग रहे हैं, और इस हसास मामले पर सरकार कोई भी संजीदा कदम उठाने में अभी तक नाकाम हुई है, और कोई भी रोडवे नहीं दिख रहा है, कोई भी रास्ता ऐसा नहीं दिख रहा है जहां पर पब्लिक बिल्डिंग्स, वाइटल पब्लिक बिल्डिंग्स को यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर बचाने के लिए कोई काम किया गया हो। अब जब हम ये बात आपको बता रहे हैं तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस अंडर NSRMP ये एक बड़ा प्रोग्राम हाथ में लिया गया था, और ये कहा गया था कि जनाब मार्च 2020 तक ये सारी कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएंगी, ताकि अब जब बिल्डिंग्स जो माजी की है और नई बिल्डिंग्स बननी है वो अर्थक्वेक प्रूफ, यानी वो भूचाल से, भूकंप से नुकसान ना हो, वो बन जाए और वो बेहतर बने। इसके लिए स्टेट कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट किए गए। DM और दीगर महकमा जात जो है, यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बीच तालमेल न होने की वजह से साल 2021 भी अपने अख्तिताम की ओर आ रहा है और अभी तक इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। नेशनल सिस्मिक रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम NSRMP ये जनाब एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था जिसको हाथ में लिया गया था, और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक तमाम प्रोसीड्यूरल फॉर्मेलिटीज़ जो है वो कंप्लीट की गई थी मार्च 2020 के अंदर, और मार्च 2020 के बाद कोई भी काम इस पर नहीं किया गया, पसे पुश सर्द खाने में डाल दिया गया। कुल मिलाकर पहले मरहले में जम्मू कश्मीर के अंदर 9 अहम तरीन बिल्डिंग्स को इस प्रोग्राम के दायरे में लाना था, NSRMP के दायरे में लाना था, और ये जो 9 स्टेट और यूनियन टेरिटरी की जो बिल्डिंग्स जिन्हें नेशनल सिस्मिक रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम के तहत लाना था, इसमें काम भी किया गया और बैक टू बैक मीटिंग्स भी हुई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इन बिल्डिंग्स को किस तरीके से बचाया जाए, जो टेक्निक्स का इस्तेमाल करना था, उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। अब जो बात सामने आ रही है वो यही आ रही है कि डिप्टी कमिश्नर्स और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ और रिकन्स्ट्रक्शन के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो लगातार मीटिंग्स करते रहे, और साबिक चीफ सेक्रेटरी की सदारत में भी कई मीटिंग्स हुई, BVR सुब्रमण्यम की सदारत में भी मीटिंग्स हुई, और उसमें ये अर्थक्वेक प्रूफ रेजिस्टेंस मैनेजमेंट बनाने की बात की गई, लेकिन आज तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। अब किन बिल्डिंग्स को रखा गया था? एक राजभवन, गवर्नर हाउस, चाहे वो जम्मू का है या श्रीनगर का है, इसको कहा गया था कि ऑन टॉप प्रायोरिटी जनाब पहले इसको ले लीजिए। उसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू और श्रीनगर का पुलिस हेडक्वार्टर आपने देखा है कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, लेकिन क्या वो रेजिस्टेंस प्रूफ, क्या वो शॉक प्रूफ है? नहीं है, इसको बदल देना था। उसके बाद ये कहा गया था कि डिस्ट्रिक्ट जेल पुलवामा, श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, डोडा, कठुआ, किश्तवाड़, रजौरी, उधमपुर और अनंतनाग, इनको भी इस दायरे में रखा गया था जिन्हें बिल्डिंग्स को सेव करना था। फायर एंड इमरजेंसी स्टेशन जम्मू का, इसे कहा गया था कि इसे जनाब रिनोवेट करना है जी, इसको बिल्डिंग सही बनानी है। उसके बाद पुलवामा, गांधरबल, श्रीनगर, कठुआ, कुलगाम, सांबा, शुपियन, डोडा, पुंछ, रजौरी, रामबन, रियासी, उधमपुर, बांडीपोरा, बडगाम और कुपवाड़ा के फायर सर्विस स्टेशन को भी इसी जुमरे में रखा गया था। अब इन बिल्डिंग्स में जब आप और भी देखेंगे तो सिक्किम सोरा का नाम भी है, और ATC जम्मू श्रीनगर ऑफिस भी है, और बाकी जगहों पर कुछ बिल्डिंग्स का था वो भी है, और स्पेशली कुछ अस्पताल बिल्डिंगें, स्कूल बिल्डिंगें, PHE इंस्टॉलेशंस जो तवी पर है और जहलीम पर है,
इनके बचाव के लिए एक जामिया मंसूबा जो है वो बनाना था। 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट की फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने करनी थी, लेकिन स्टेट का इनिशिएटिव न होने की वजह से मरकजी हुकूमत ने भी अपना पैसा जो है वो नहीं दिया। तो इससे आउट ऑफ स्टेट अफेयर जो हमारा है, यानी जो निज़ाम काम करने का तरीका है कि हम नए मंसूबों पर बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, बड़े बातें करते हैं, स्टेट प्रेस नोट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से देते हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ वो सारी चीज़ें सर्द खाने में जाती है। जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट आज हमारे सर्द खाने में है, और ये इंतहाई अहम मामला है क्योंकि हम उस सिस्मिक जोन 4 के अंदर है जहां पर माहिरीन का मानना है कि एक बहुत बड़ा झटका आ सकता है किसी भी वक्त भूचाल का, जिसमें हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, और वो नुकसान ना हो उसके लिए हमने आज से ही तैयारियां करनी थी। सिर्फ एक छोटी सी तैयारी हुई है गुलाम नबी आज़ाद के टेन्योर में। मुझे याद है जब म्यूजियम को दोबारा से बनाया गया, आज मुझे यह भी याद नहीं है कि क्या वो मुकम्मल हुआ नहीं हुआ, लेकिन ज़रूर कोशिश की गई कि अगर बाढ़ आती है या भूकंप आता है उससे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर ना हो, उस तरीके का निज़ाम वहाँ पर बनाने की कोशिश की गई। रेस्ट क्या कुछ हुआ है मैंने आपके सामने डिटेल रख दी। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात ज़रा स्कूलों की भी करते हैं और निज़ाम तालीम को बेहतर रूह देने के लिए कोशिशें हो रही है, कितनी ये कारामद साबित होगी वो आपको बताएंगे। फिर कुछ और मामलात है जी, एम्स के हवाले से आपको खबर बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से महकमा बिजली का बड़ा दावा एक महदूद इलाके के अंदर आते आते शराब साबित होता है। डिटेल के साथ आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।